एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल भेस बदलकर शहर का हाल देखने निकले थे। रात का समय था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तभी अकबर की नजर एक अंधेरे कोने में बैठे तीन शराबियों पर पड़ी। वे तीनों पूरी तरह नशे में धुत थे और अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। बादशाह अकबर को उनकी बातें सुनकर कौतूहल हुआ। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, देखो ये तीनों किस हाल में हैं। जरा पास चलकर सुनते हैं कि आखिर ये क्या बातें कर रहे हैं। दोनों पास की एक दीवार के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगे। पहला शराबी, अमीरी का नशा। पहला शराबी जोर से हंसते हुए बोला, अरे भाई, तुम लोग जानते नहीं हो, मैं असल में इस पूरे राज्य का मालिक हूँ। बादशाह अकबर तो बस मेरे वजीर की तरह काम करते हैं। अगर मैं कल चाहूं तो उन्हें उनकी कुर्सी से हटा दूं। वह नशे में इतना चूर था कि उसे होश ही नहीं था कि वह क्या बोल रहा है। उसने अपनी फटी हुई जेब से एक पत्थर निकाला और बोला, देखो, यह दुनिया का सबसे कीमती हीरा है। मैं इसे कल बेचकर पूरा हिंदुस्तान खरीद लूंगा। दूसरा शराबी, ताकत का नशा। तभी दूसरे शराबी ने उसे धक्का दिया और चिल्लाया, चुप कर झूठे, असली ताकत तो मेरे पास है। मैं इतना शक्तिशाली हूं कि अगर मैं एक बार जोर से चिल्ला दूं तो आसमान गिर जाएगा। कल सुबह जब मैं उठूंगा तो अपनी उंगली से सूरज को रोक दूंगा ताकि मुझे ज्यादा देर तक सोने को मिले। वह हवा में मुक्के मारते हुए बोला, मैं चाहूं तो अपनी एक फूंक से अकबर के पूरे किले को उड़ा सकता हूं। तीसरा शराबी, न्याय और दानवीरता। तीसरा शराबी, जो उन दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, अचानक रोने लगा। उसने सिसकते हुए कहा, तुम दोनों कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मैं खुदा का भेजा हुआ वह फरिश्ता हूं जो सबकी किस्मत लिखता हूं। उसने आसमान की तरफ हाथ फैलाए और बोला, तुम दोनों के पास जो कुछ भी है वह सब मेरी ही देन है। लेकिन अब मुझे तुम पर तरस आ रहा है। कल सुबह मैं तुम दोनों को अपना आधा आधा साम्राज्य दान में दे दूंगा। अगले दिन दरबार का नजारा। बादशाह अकबर को उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अगले दिन उन तीनों को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। अगली सुबह जब उन तीनों का नशा उतरा और उन्होंने खुद को बादशाह के सामने पाया तो उनकी जान हलक में आ गई। अकबर ने कड़क कर पूछा, कल रात तुम तीनों कह रहे थे कि तुम राज्य के मालिक हो, सूरज रोक सकते हो और साम्राज्य दान कर सकते हो। बताओ अब तुम्हारा वह साहस कहाँ गया? तीनों शराबी थर-थर कांपने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। तभी बीरबल मुस्कुराए और बादशाह से बोले, जहां पनाह, कल रात जो बोल रहे थे वे बादशाह, पहलवान और फरिश्ते थे। लेकिन आज जो आपके सामने खड़े हैं वे सिर्फ तीन मामूली और डरे हुए शराबी हैं। नशा इंसान को वह दिखा देता है जो वह कभी हो नहीं सकता। अकबर बीरबल की बात समझ गए और उन्होंने उन तीनों को चेतावनी देकर छोड़ दिया कि आइंदा से वे ऐसी फालतू बातें नहीं करेंगे। नशा इंसान की सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है और उसे वास्तविकता से दूर ले जाता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को और विस्तार दूं या अकबर बीरबल की कोई और दूसरी दिलचस्प कहानी सुनाऊं? कहानी 2। तीन व्यक्ति जिनके कपड़े अस्तव्यस्त थे और चाल में लड़खड़ाहट थी, तीनों नशे में धुत थे, सुरक्षा कर्मियों को धकेलते हुए न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। उनके बीच एक भयानक झगड़ा था जिसका कारण एक साधारण मिट्टी के बर्तन में रखी कोई वस्तु थी। पहला शराबी, जिसका नाम माधव था, चिल्लाया, जहांपना, यह खजाना मेरा है। हमने इसे कल रात एक साथ खोदा था, लेकिन यह पूरा मेरा है। दूसरे शराबी केशव ने विरोध किया, झूठ,
यह सोने के सिक्कों से भरा कलश मेरे पुरखों की जमीन से निकला है। मैं इसका वास्तविक हकदार हूँ। तीसरे शराबी रमेश ने हांफते हुए कहा, इन दोनों को फांसी दीजिए। असल में यह मटकी तो सिर्फ खाली शराब का घड़ा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जिनके चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर रही थी। यह मामला जटिल था, क्योंकि नशे की हालत में किए गए किसी भी दावे पर विश्वास करना कठिन था। बादशाह ने सिर हिलाया। बीरबल, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, इस अजीब दुविधा का फैसला आपको ही करना होगा। बीरबल ने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ क्षणों तक तीनों शराबियों के मुख की ओर देखते रहे। फिर उन्होंने धीमी गंभीर आवाज में कहा, जहांपनाह, सत्य की परख के लिए समय आवश्यक है, खासकर तब जब मन मदहोश हो। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया, इस कलश को, चाहे वह जवाहरात से भरा हो, सोने के सिक्कों से या फिर खाली मिट्टी का घड़ा, शाही मुहर लगाकर सुरक्षित तहखाने में रखा जाए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, और इन तीनों का क्या होगा बीरबल? इन तीनों को, बीरबल ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, एक रात के लिए कारावास में रखा जाए। इन्हें भरपूर पानी दिया जाए, ताकि शराब का जहर उतर सके। कल सुबह की पहली किरण के साथ, जब होश अपनी जगह पर होंगे, मैं इन तीनों को फिर दरबार में पेश करूंगा। तब हमें पता चलेगा कि यह कलश वास्तव में क्या है और इसका सच्चा हकदार कौन है। क्योंकि नींद और नशे में बोले गए शब्द अक्सर सुबह होते ही बदल जाते हैं। अकबर ने बीरबल के इस त्वरित और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय की सराहना में सिर हिलाया। यह साफ था कि बीरबल ने फैसला सुनाने से पहले तीनों की मानसिक स्थिति को पूरी तरह परखने का निश्चय कर लिया था। रात्रि, भारी जलपान और राज्य अतिथि गृह की सख्त चारपाई के बीच उन तीनों शराबियों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थी। सुबह जब सूरज की पहली किरण दरबार की सुनहरी दीवारों को छू रही थी, तब तक उनके शरीर से शराब का अंतिम अंश भी पसीने के साथ निकल चुका था। वे अब शांत थे, लेकिन अत्यधिक लज्जित और चिंतित थे। उन्हें धुंधला सा याद था कि वे किसी बहुमूल्य कलश के लिए जानलेवा झगड़ा कर रहे थे। उन्हें वापस दरबार में पेश किया गया। वे तीनों कल रात के शेर, आज भीगी बिल्ली की तरह दबे हुए थे। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी निगाहें बीरबल पर टिकी थीं, जो अत्यंत गंभीर मुद्रा में खड़े थे। बीरबल ने उन्हें सिर से पांव तक देखा। मुझे खुशी है कि तुम लोगों ने रात अच्छी बिताई, उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अब जब होश ठिकाने हैं, तो बताओ, वह कलश जिसके लिए तुम एक दूसरे का गला काटने पर तुले थे, उसका सच्चा हकदार कौन है? और यह भी बताओ, उस कलश में ऐसा क्या है जो इतना कीमती है? पहला शराबी, जिसका नाम करीम था, डर के मारे कांप रहा था। उसने सूखे होठों पर ज़बान फेरी। माफ कीजिए मालिक, नशे में गलती हो गई। लेकिन वह कलश, वह तो मेरा था। मैंने उसे बरसों पहले एक सुनार से खरीदा था। उसकी बनावट बहुत पुरानी थी। दूसरे ने, जो मुस्तफा था, तुरंत करीम को घूरकर देखा। झूठ बोलता है। मैंने उसे कल रात खुद अपने हाथों से एक झाड़ी के नीचे से निकाला था, और उसमें कीमती चीज थी, मोतियों का हार। इसी हार के लिए तो हम लड़ रहे थे। तीसरा शराबी गफूर, जिसने कल रात सबसे ज्यादा शराब पी थी, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। उसकी आवाज धीमी थी और आंखों में शर्म थी। हुजूर, ये सब झूठ बोल रहे हैं। कलश में कुछ नहीं था। हमने उसे एक खाली मटके की तरह उठाया था। हमारी लड़ाई की वजह कोई मोती या सोना नहीं, बल्कि यह तय करना था कि उस खाली कलश में सबसे पहले शराब कौन भरेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की भौहें तन गईं। अकबर ने अपनी भारी आवाज में उस अजीब सन्नाटे को तोड़ा।
उनकी भौहों पर शिकन गहरी हो चुकी थी। यह कैसी पहेली है? तुम तीनों तीन अलग अलग दावे कर रहे हो, मोतियों का हार, खाली कलश और अब शराब भरने की प्रतियोगिता। क्या तुम नशे की हालत में अदालत को गुमराह कर रहे हो? पहला शराबी करीम, जो अब तक हार पर अड़ा था, पसीने से भीग गया। उसने कांपते हुए कहा, हुजूर, मैं सच कह रहा हूं। यह झूठ बोल रहा है। कलश में हार ही था। तीसरे शराबी गफूर ने जोर से आपत्ति जताई, नहीं, यह कलश की बात करके हमें फंसा रहा है ताकि हम में से एक को फांसी हो जाए। कलश में सिर्फ मिट्टी और मकड़ी के जाले थे, हुजूर। बादशाह ने निराशा में अपने हाथ मल दिए और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, लगता है इस केस का फैसला करने से पहले हमें यह तय करना होगा कि ये तीन व्यक्ति कल रात एक ही जगह पर थे या तीन अलग अलग ग्रहों पर। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। बीरबल ने अपनी उंगलियों को हवा में घुमाया, जैसे वह किसी उलझी हुई गांठ को सुलझा रहे हों। जहांपनाह, उन्होंने विनम्रता से कहा, यह विवाद कलश के बाहरी रूप का नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक सच्चाई का है। तीनों ने रात भर एक ऐसी वस्तु को देखा जिस पर नशे का पर्दा पड़ा था, इसलिए उनकी स्मृतियां खंडित हो गई हैं। अगर हम उन्हें सच बोलने पर मजबूर नहीं कर सकते, तो हमें उन्हें छलने पर मजबूर करना होगा। बादशाह अकबर उत्सुकता से आगे झुके। तुम्हारा क्या विचार है, बीरबल? मैं चाहता हूं कि तीनों को तीन अलग अलग कोठरियों में बंद किया जाए, बीरबल ने आदेश दिया। और हर एक को यह संदेश भेजा जाए कि तुम्हारा वह कीमती कलश मिल गया है और तुम अकेले जानते हो कि उसमें क्या था। उन्हें बताया जाए कि कलश की असली वस्तु को अब यहाँ भरे बाजार में बेचा जाएगा। उन्हें फौरन यह बताना होगा कि वे किस कीमत पर उसे बेचेंगे, ताकि उसका मोल पता चल सके। तीनों शराबी, जिन्हें लगा कि उनकी गुम हुई संपत्ति अब बिकने वाली है, बेचैनी से एक दूसरे को देखने लगे। अब उन्हें सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि उस काल्पनिक चीज की कीमत लगाने के लिए भी झूठ बोलना था। यह दांव बहुत बड़ा था। अगले ही पल शाही सिपाहियों ने तीनों शराबियों को अलग अलग कोनों में बिठा दिया और उन्हें अकबर के दरबार से आया हुआ एक आधिकारिक फरमान सौंपा। उस फरमान में स्पष्ट लिखा था कि उन्हें आज सूर्यास्त से पहले उस काल्पनिक वस्तु की बिक्री कीमत निर्धारित करनी होगी। पहला शराबी, जिसे अपने झूठ की कल्पना में जवाहरात छिपाने का शौक था, बुरी तरह कांप उठा। वह सोचने लगा कि अगर उसने कीमत कम बताई तो बीरबल समझ जाएगा कि कलश खाली था, और अगर बहुत ज्यादा बताई तो उसे साबित करना मुश्किल होगा। घबराकर उसने पास खड़े सिपाही को बुलाया और लगभग हांफते हुए बोला, मेरा कलश। उसमें दुनिया का सबसे दुर्लभ याकूत रूबी था। इसकी कीमत सुनो, इसकी कीमत 50,000 अशर्फियों से एक कौड़ी भी कम मत बताना, वरना मैं बिकने नहीं दूंगा। उसकी आवाज में डर और अतिशयोक्ति का मिश्रण था। अब गेंद दूसरे शराबी के पाले में थी, जिसे पता था कि अगर पहले वाले ने ऊंची कीमत लगाई है तो उसे उससे भी ज्यादा लगानी पड़ेगी। दूसरे शराबी ने अपने साथी की ओर तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। सिर्फ 50,000 अशर्फिया? क्या बीरबल को भी यही लगता है कि मेरे जैसा आदमी इतना सस्ता माल रखेगा? उसकी आवाज में घमंड और निराशा का अजीब तालमेल था। उसने लड़खड़ाते हुए अपने कुर्ते को कसकर पकड़ा और मुंह बनाया, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य उगलने वाला हो। बादशाह सलामत और बीरबल जी, मेरा कलश। मेरा कलश किसी साधारण याकूत से भरा नहीं था। उसमें चंद्रकांत मणि, मूनस्टोन का पिघला हुआ रस था, जिसे पूर्णिमा की रात को सीधे हिमालय की बर्फीली चोटियों से इकट्ठा किया गया था। उसने अपनी बात को और नाटकीय बनाते हुए कहा, उस तरल की एक बूंद बुढ़ापे को जवानी में बदल सकती थी।
इसलिए उसकी कीमत साधारण नहीं हो सकती। उसने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से कहा, मेरा दावा है कि उसकी कीमत पूरे 1 लाख अशर्फिया है, 1 कौड़ी भी कम नहीं। वरना मैं अपने कलश को इस साम्राज्य के सबसे बड़े अपमान के रूप में देखूंगा। अब सारा दरबार सन्न था। इतनी ऊंची कीमतों ने बीरबल को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब तीसरे शराबी की बारी थी। उसे अब तक की सबसे ऊंची और सबसे अविश्वसनीय कीमत लगानी थी। तीसरा शराबी, जिसकी आंखें पूरी तरह से सूजी हुई थीं, लड़खड़ाता हुआ आगे आया। उसके चेहरे पर अहंकार नहीं बल्कि गहरी दार्शनिक उदासी छाई हुई थी। उसने बेहद शांत और धीमी आवाज में बोलना शुरू किया, जो दरबारी की फुसफुसाहटों को भी दबा गई। जहां पनाह, उसने अपनी आवाज में पीड़ा भरते हुए कहा, मेरे दोनों साथियों ने जो कीमतें बताई हैं वे केवल भौतिक नुकसान का हिसाब लगाती हैं, लेकिन मेरा कलश वह साधारण नहीं था। उसमें नशा इरफान ज्ञान की शराब भरी थी। वह पीकर आदमी दुनिया के हर भ्रम से मुक्त हो जाता, उसे जीवन का असली अर्थ मिल जाता। उसने रुककर दरबार की ओर देखा। उस ज्ञान की कीमत, उस मुक्ति की कीमत पूरे 5 लाख अशर्फिया है। और यदि आप उसमें 1 कौड़ी भी कम करते हैं तो आप केवल एक शराबी का नहीं बल्कि स्वयं ज्ञान का अपमान करेंगे। दरबार अब केवल सन्न नहीं था बल्कि अविश्वास से कांप रहा था। अकबर का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। बीरबल के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। 3 साधारण शराबी, एक टूटी हुई मटकी और कुल मिलाकर 6,10,000 अशर्फियों का दावा। यह मामला अब महज चोरी या दुर्घटना का नहीं रह गया था, बल्कि यह बुद्धिमत्ता की कसौटी बन चुका था। बीरबल को अब इस असंभव गांठ को सुलझाना था। बीरबल ने अपनी आंखें बंद कीं और फिर गहरी सांस लेते हुए उन्हें खोला। उनके चेहरे पर आई चिंता की लकीरें अब एक सूक्ष्म तीक्ष्ण मुस्कान में बदल चुकी थीं। जहां पनाह, बीरबल ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, यह विवाद अब महज धन की मात्रा का नहीं रहा बल्कि मानव मन की कल्पना की ऊंचाई का हो गया है। 6,10,000 अशर्फिया। इतनी दौलत यदि भारत के शाही खजाने में भी एक साथ रख दी जाए तो उसकी चमक से आंखें चौंधिया जाएं। और ये तीनों, क्या आप सचमुच मानते हैं कि इतनी संपत्ति के स्वामी इस टूटी मटकी के पास बैठकर शराब के नशे में खोए रहते? बीरबल ने अकबर से आज्ञा लेते हुए तीनों शराबियों की ओर रुख किया, जिनकी आंखें अब भी लाल थीं, लेकिन वे अपने दावे की गंभीरता को बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे। बहुत खूब। मुझे स्वीकार है कि आप तीनों न केवल धन के बल्कि शब्दों के भी धनी हैं। पर सत्य को जानने के लिए हमें आपकी महान संपदा का इतिहास जानना होगा। पहला दावेदार, बीरबल ने उस शराबी की ओर इशारा किया जिसने 5 लाख का दावा किया था। मुझे बताइए, आपकी इस विशाल दौलत का स्रोत क्या है? और आपने इसे मटकी में ही क्यों छिपाया, न कि किसी मजबूत तिजोरी में? पहला शराबी, जिसका नाम रमजान था, अपनी लाल आंखें सिकोड़ते हुए बोला, जहां पनाह और न्यायप्रिय बीरबल जी, यह धन हमारे 7 पीढ़ियों के नमक के व्यापार की निशानी है। यह कोई रातों रात कमाई हुई दौलत नहीं है, बल्कि हमारे पुरखों की मेहनत का आखिरी अंश है। मटकी का चुनाव जानबूझकर किया गया था। रमजान ने आगे झुकते हुए फुसफुसाहट भरे अंदाज में कहा, इस शहर में हर चोर सबसे पहले तिजोरी ढूंढता है, पर यह साधारण मिट्टी की मटकी, जिसे मैंने अपने टूटे हुए घर के एक कोने में सूखे अनाज के ढेर के नीचे दबा रखा था, सबसे सुरक्षित जगह थी। यह मेरी दौलत की निशानी नहीं बल्कि मेरी गोपनीयता की कला है। बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सिर हिलाया। उत्तम तर्क। अब दूसरे दावेदार, उन्होंने दूसरे शराबी की ओर देखा, जिसने 6 लाख का दावा किया था। आप अपनी दौलत और इसे छिपाने के तरीके पर प्रकाश डालिए।
दूसरे दावेदार, जिसका नाम करीम था और जिसने 6 लाख की राशि का दावा किया था, बीरबल के सामने सम्मानपूर्वक झुका। उसके चेहरे पर पहले दावेदार जैसी सादगी नहीं, बल्कि थोड़ी धूर्तता झलक रही थी। जहां पनाह, करीम ने धीमी नपीतुली आवाज में कहा, मेरा धन 6 लाख की सोने की मुहरें थीं। उन्हें मिट्टी के नीचे दबाना मेरी शान के खिलाफ था। मैंने अपनी दौलत को ऐसी जगह छिपाया जहां चोर क्या, मेरे अपने परिवार की आंखें भी उसे साधारण वस्तु समझकर अनदेखा करती रहीं। उसने गर्व से अपनी छाती फुलाते हुए कहा, मैंने अपनी हवेली के मुख्य द्वार पर स्थित विशाल पत्थर के नंदी बैल की प्रतिमा के पेट को खोखला करवाया। सारी मुहरें उसके अंदर भरीं और फिर उस छेद को विशेष प्रकार के चमकीले पत्थर और चूने से इस तरह बंद कर दिया कि वह मूर्ति का हिस्सा ही लगे। वह मेरी दौलत की निशानी नहीं, बल्कि मेरी कला का प्रदर्शन था। बीरबल ने अपनी उंगली करीम की ओर उठाई और तीसरे शराबी की ओर देखते हुए प्रश्न किया, और आप, तीसरे दावेदार, आपकी दौलत कहाँ छिपी थी? तीसरे दावेदार, जिसका नाम सलीम था, ने अपनी पगड़ी ठीक की। उसकी आंखों में पहले हिचकिचाहट थी, लेकिन अब वही गर्व झलक रहा था जो बाकी दोनों में था। उसने झुककर सलाम किया। हुजूर आली, सलीम ने धीरे से शुरुआत की, मैंने अपनी दौलत को छिपाने के लिए अपनी हवेली के सबसे सामान्य लेकिन सबसे अप्राप्य स्थान को चुना, मेरा कुआं। लेकिन मैंने मुहरें पानी में नहीं डाली। बीरबल ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। मैंने कुएं के निचले, पानी से अप्रभावित गोलाकार पत्थर की दीवार के भीतर एक गुप्त कोठरी बनवाई। कारीगरों ने पत्थरों को इस तरह काटा और खोखला किया कि वे बाहर से पूरी तरह से सामान्य और ठोस दिखें। सारी दौलत उस दीवार के अंदरूनी हिस्से में रखी गई। फिर उस छेद को बंद करने के लिए मैंने एक प्राचीन, जंग लगे हुए लोहे के भारी ढक्कन का प्रयोग किया, जिसे कुएं की गहराई नापने वाली मशीन का हिस्सा बताया गया। वह बस एक पुराना, भारी लोहे का टुकड़ा लगता था जिसे कोई छूना भी पसंद नहीं करता। सलीम ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। वह ऐसी जगह थी जहां न कोई डूबकर खजाना ढूंढता और न कोई दीवार की मजबूती जांचता। वह मेरी कला की सर्वोच्च पराकाष्ठा थी। बीरबल ने तीनों दावेदारों की ओर देखा। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। अगला चरण खजाने की बरामदगी का था। बीरबल ने अपनी उंगलियों से अपनी दाढ़ी को सहलाया। उनके चेहरे पर अब एक अजीब सी शांति थी, जो तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। सलीम, बीरबल ने धीरे से कहा, तुमने स्थान बताया, लेकिन खजाना अभी भी शाही खजाने का हिस्सा है, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि वह किसका है। उन्होंने तुरंत शाही कोतवाल की ओर देखा और आदेश दिया, कोतवाल, तुम अभी जाओ और 5 सबसे भरोसेमंद मजदूरों को साथ लो। कुएं के पास रखा वह प्राचीन, जंग लगा ढक्कन, जिसके नीचे छेद है, उसे तुरंत हटाओ और देखो कि उसके भीतर क्या छिपा है। सुनिश्चित करो कि इस प्रक्रिया में तीनों दावेदारों में से कोई भी उस जगह के आसपास भी न फटके। तीनों शराबी, विशेष रूप से सलीम और जमाल, बेचैनी से एक दूसरे को देखने लगे। खजाने की बरामदगी का मतलब था उनके भाग्य का फैसला। कोतवाल ने तुरंत सिर झुकाया और अपने सैनिकों के साथ उस रहस्यमय स्थान की ओर चल दिया। बीरबल ने तीनों दावेदारों को वहीं रुकने का इशारा किया। हम यहीं बैठकर इंतजार करेंगे। अब असली खेल शुरू होता है। बीरबल की आंखों में एक तीक्ष्ण चमक थी जो सीधे तीनों शराबियों के अंतर्मन को भेद रही थी। सलीम और जमाल की बेचैनी अब स्पष्ट भय में बदल चुकी थी। वे बार बार उस दिशा में देखते थे जहां कोतवाल गए थे, मानो यह सुनिश्चित करना चाहते हों कि कहीं वे भाग न जाएं। तीसरा शराबी, जिसे लोग रहीम कहते थे, वह जमीन पर नजरें गड़ाए था। उसके होंठ फुसफुसा रहे थे, शायद प्रार्थना कर रहा था या हिसाब लगा रहा था। इंतजार सबसे कठिन होता है,
बीरबल ने धीमी गंभीर आवाज में कहा, खासकर तब जब आपके सामने दो रास्ते हों, बेशुमार दौलत या फिर कड़ी सजा। सलीम ने साहस बटोरकर कहा, बीरबल जी, हम सिर्फ अपनी मेहनत का फल चाहते हैं। बीरबल ने उसे नजरअंदाज किया और जमाल की ओर देखते हुए पूछा, जमाल, तुम्हें क्या लगता है उस पुराने ढक्कन के नीचे क्या मिलेगा? क्या तुमने सचमुच उस घड़े को अपने हाथों से छिपाया था? जमाल, जो घबराया हुआ था, अचानक लड़खड़ाया। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, बाहर से एक चीख सुनाई दी। कोतवाल के लौटने से पहले ही किसी अप्रत्याशित चीज की आहट ने सभा को स्तब्ध कर दिया। सभा स्तब्ध रह गई। बादशाह अकबर ने घबराकर बीरबल की ओर देखा। यह चीख इतनी नजदीक और तीखी थी कि मानो किसी को अचानक चोट लगी हो। यह किसकी आवाज है? अकबर ने क्रोध और चिंता के मिश्रण से पूछा। इससे पहले कि बीरबल कुछ कहते, महल का एक सिपाही तेजी से हांफता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। उसके कपड़े अस्तव्यस्त थे और चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। वह लगभग गिरते गिरते बचा। माफी हुजूर, सिपाही हांफते हुए बोला, बाहर अस्तबल के पास हमने उस तीसरे शराबी को पाया है। जमाल और सलीम दोनों एक साथ चौंक पड़े। तीसरा व्यक्ति, रहीम, जिसे लेकर कोतवाल जांच के लिए गए थे, अचानक सामने आ गया था। रहीम, उसकी हालत कैसी है? बीरबल ने तुरंत स्थिति संभालते हुए पूछा। वह बेहोश है हुजूर। और सबसे अजीब बात, उसके हाथ में वही पुराना मिट्टी का ढक्कन है जिस घड़े को छिपाने की बात कही गई थी, सिपाही ने फुसफुसाते हुए बताया। इस अप्रत्याशित मोड़ ने पूरे रहस्य को एक नया आयाम दे दिया। बीरबल ने सलीम और जमाल की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर अब सिर्फ डर नहीं बल्कि गहरी अनिश्चितता थी। बीरबल ने अपनी आंखें सिकोड़ी, जैसे वह हवा में तैरते हुए अगले कदम की गणना कर रहे हों। उस ढक्कन को सावधानी से यहाँ लाओ और रहीम को तुरंत महल के वैद्य के पास ले जाया जाए। ध्यान रहे, उसके होश आने से पहले कोई उससे बात न करे। उनकी आवाज में एक अजीब सी स्थिरता थी जो तूफान से पहले की शांति लगती थी। सिपाही आदेश मानकर तेजी से रवाना हो गया। जमाल और सलीम की बेचैनी अब उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। जमाल ने आगे बढ़कर हिम्मत जुटाई, हुजूर, हमने कुछ नहीं किया। शायद रहीम ने ही नशे में कुछ गड़बड़ की हो। बीरबल ने उनकी तरफ देखा। गड़बड़? हाँ, गड़बड़ तो हुई है, उन्होंने कहा और अपने सहायक से एक छोटा सा मलमल का टुकड़ा लिया। लेकिन सवाल यह है कि यह ढक्कन जिस जगह से आया है, उस जगह की मिट्टी तुम्हारे बताए हुए स्थान की मिट्टी से बिल्कुल अलग क्यों है? यह सुनकर दोनों मित्र अवाक रह गए। बीरबल ने वह ढक्कन एक मेज पर रखवाया और फिर अपनी उंगली से उस पर चिपकी हुई सूखी मिट्टी को छूकर एक गंभीर रहस्य की ओर इशारा किया। यह ढक्कन एक नई कहानी बता रहा है। तुम दोनों ने बताया था कि तुम रहीम के साथ उस रात जंगल के किनारे स्थित शराब खाने में थे। बीरबल ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ते हुए कहा। लेकिन इस ढक्कन पर जो मिट्टी लगी है, यह नदी के किनारे की चिकनी बलुई मिट्टी है। जंगल के पथरीले क्षेत्र में ऐसी मिट्टी नहीं मिलती। साफ है कि तुम तीनों जंगल में नहीं बल्कि नदी के पास किसी गुप्त स्थान पर रुके थे। दोनों मित्रों का रंग उड़ गया। वे अब एक दूसरे को घूर रहे थे, यह तय करने की कोशिश कर रहे थे कि कौन पहले इस झूठ को स्वीकार करेगा। बीरबल ने अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए पूछा, सच्चाई बताओ, तुम कहाँ थे? और सबसे महत्वपूर्ण, यह ढक्कन किसका है? यह कोई सामान्य शराब का पात्र नहीं लगता। उनके शांत लेकिन पैने सवाल ने दोनों के मन में छिपे डर को जगा दिया। वे जानते थे कि बीरबल को धोखा देना असंभव है, खासकर जब उनके हाथ में भौतिक प्रमाण हो।
यह ढक्कन अब केवल एक साक्ष्य नहीं बल्कि एक चुप्पी तोड़ता हुआ गवाह बन चुका था। सुरेश ने, जो दोनों में अधिक डरा हुआ था, आखिर अपनी नजरें झुका लीं। उसके माथे से पसीना बहकर दाढ़ी तक आ गया था, जो उसके झूठ के पकड़े जाने की कहानी कह रहा था। उसने कांपते हुए शब्दों में रमेश की ओर देखा, मानो मौन अनुमति मांग रहा हो। रमेश ने गहरी सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ उतार रहा हो। हुजूर, आप सही कहते हैं। हम झूठ बोल रहे थे। हम तीनों कल रात यमुना किनारे के पुराने खंडहर में थे, जहां कोई हमें देख न सके। बीरबल ने शांत लेकिन तीखे अंदाज में पूछा, खंडहर? और यह खास ढक्कन किसका है? यह साधारण मदिरा का पात्र नहीं लगता। यह तो हमारे तीसरे साथी करण का है, सुरेश ने फुसफुसाते हुए कहा। वह डर के मारे इसलिए भागा क्योंकि यह मदिरा साधारण नहीं थी। यह एक शाही अधिकारी के यहाँ से चुराई गई थी, जिसे हमने नशे की धुन में गलती से पी लिया। करण को डर था कि चोरी का इल्जाम उस पर आएगा। अब यह मामला केवल शराबखोरी का नहीं, बल्कि चोरी और शाही संपत्ति के दुरुपयोग का बन गया था। बीरबल की आंखों में विचार कौंध गए। उन्हें पता था कि असली कहानी अभी भी छुपी हुई है। बीरबल ने गहरे विचार में डूबे हुए उस शाही ढक्कन को उठाया। शाही अधिकारी का पात्र। और तुम दोनों अब भी यहाँ हो, जबकि तुम्हारा तीसरा साथी फरार है, उन्होंने अपनी आवाज में सख्ती लाई। यह बताओ, यह मदिरा किस अधिकारी की थी? नाम क्या है? और करण किस दिशा में भागा है? हर झूठ अब तुम्हारी मुश्किल बढ़ाएगा। सुरेश ने कांपते हुए जमीन की ओर देखा। हमें पूरा नाम नहीं पता, हुजूर। बस यह पता है कि वह शहर के पूर्वी हिस्से में रहता है। करण घबराया हुआ था और वह नदी के रास्ते भागा होगा। बीरबल ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया, पूर्वी इलाके की जांच करो। नदी किनारे और छिपे हुए रास्तों पर कड़ी नजर रखो। यह चोर और शाही संपत्ति दोनों हमें तुरंत चाहिए। यह आदेश सुनकर रमेश और सुरेश के होश उड़ गए। उन्हें आभास हो गया था कि अब वे केवल नशे के लिए नहीं, बल्कि राजद्रोह के गंभीर आरोप में फंस चुके हैं। बीरबल जानते थे कि जब तक करण नहीं मिलेगा, तब तक खंडहर का रहस्य और इस मदिरा के पीछे का सच सामने नहीं आ पाएगा। उन्होंने उस ढक्कन को अपने हाथ में घुमाया। यह चोरों का मामूली खेल नहीं था। इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी। बीरबल ने मुड़े हुए ढक्कन को शाही मोहर के पास रखा, जिसकी चमक खंडहर के फीके प्रकाश में भी स्पष्ट थी। यह एक ऐसा प्रमाण था जो चोरी की दिशा और चोरों की असल मंशा को दर्शाता था। उन्होंने फौरन 2 बलवान सैनिकों को बुलाया और रमेश व सुरेश को अलग अलग कोठरियों में रखने का निर्देश दिया। इन्हें एक पल के लिए भी आपस में बात करने का मौका न मिले, बीरबल ने सख्त लहजे में कहा। जब तक ये एक दूसरे की कहानी पर सहमत नहीं होते, तब तक सच हवा में तैरता रहेगा। बीरबल ने फिर जमीन पर पड़ी शराब की महक को सूंघा। यह मदिरा मस्तिष्क को सुन्न करने वाली थी, पर इतनी भी नहीं कि इंसान अपनी पहचान भूल जाए। यह स्पष्ट था कि करण को इन दोनों ने कहीं छिपाया है, या फिर करण किसी बड़े जाल का सबसे महत्वपूर्ण मोहरा था। जगत सिंह, बीरबल ने अपने सबसे अनुभवी सैनिक को बुलाया। तुम पहले रमेश को मेरे सामने लाओ, लेकिन पहले उसे पानी पिलाओ और थोड़ा भोजन कराओ। खाली पेट का डर और भरा पेट का सच। मुझे यह प्रयोग करना है। बीरबल की आंखों में अब न्याय की नहीं, बल्कि गहरे रहस्य को भेदने की चुनौती थी। जगत सिंह तुरंत हरकत में आया। रमेश, जिसे तहखाने की कालकोठरी से बाहर लाया गया था, डर और थकान से चूर था। उसे एक गर्म कमरा दिया गया और भर पेट दाल रोटी खिलाई गई। भोजन और पानी ने उसके चेहरे पर कुछ रौनक लाई,
लेकिन उसकी आंखें अभी भी डर से कांप रही थीं। यह डर अपराध का था या किसी बड़े षड्यंत्र का। इसी बीच बीरबल ने विशाल को अलग रखने का आदेश दिया। वह जानता था कि एक अपराधी दूसरे के चेहरे को पढ़कर अपनी कहानी बदल सकता है। उन्होंने मन ही मन कहा, पेट भरने पर दिमाग धीरे चलता है और डर कम होने पर ज़बान खुलती है। जब रमेश को बीरबल के सामने पेश किया गया तो उसका शरीर तो शांत था, पर उसके हाथों की उंगलियां लगातार कांप रही थीं। बीरबल ने अपनी कुर्सी पर आराम से बैठते हुए पहला सवाल दागा, रमेश, यह बताओ कि करण की गायब हुई अंगूठी कितनी कीमती थी। रमेश ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज में एक कृत्रिम सा दुख था। हुजूर, कीमत तो मुझे ठीक से पता नहीं, पर करण उसे जान से ज्यादा प्यारा मानता था। वह उसे खानदानी निशानी बताता था जिसे उसके दादा ने बनवाया था। बीरबल ने अपनी आंखें सिकोड़ी और मेज पर रखी स्याही की दवात को घूरने लगे। मुझे करण की भावनाओं से मतलब नहीं, रमेश। मुझे सोने और नगों की कीमत बताओ। एक अंदाजा ही दे दो, बीरबल ने जोर देकर कहा। रमेश के माथे पर पसीना झलक आया। उसने हकलाकर कहा, शायद 20 अशर्फी से कम नहीं होगी। मैंने विशाल को पिछली रात नशे में इसका जिक्र करते सुना था। उसने तुरंत इल्जाम का रुख विशाल की तरफ मोड़ दिया। तुमने विशाल को कहते सुना था? बीरबल की आवाज में बर्फीली गंभीरता थी। या तुम खुद इसकी कीमत तौल रहे थे? यह बताओ रमेश, तुम 3 लोगों के बीच में उस रात अंगूठी कैसे गायब हो गई, जबकि तुम सब एक ही जगह सो रहे थे? रमेश ने तुरंत दोनों हाथ जोड़ लिए। उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया था। मालिक, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हमने इतनी पी थी कि होशोहवास ठिकानों पर नहीं थे। शायद किसी बाहरी आदमी ने। खिड़की खुली थी, उसने आखिरी कोशिश की। बीरबल ने उसकी बात काट दी। बाहरी आदमी? और चोर इतनी चतुराई से सिर्फ एक अंगूठी उठा ले गया, बाकी सोने और कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाया। बीरबल ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा और अपनी दृष्टि रमेश से हटाकर विशाल पर जमाई। तुम बताओ विशाल। रमेश कह रहा है कि तुम देर रात पानी मांग रहे थे। क्या तुम्हें याद है कि उस समय तुम कितने नशे में थे? क्या तुम उस रात अपनी जगह से हिले थे? बीरबल की सीधी निगाहों ने विशाल को असहज कर दिया। विशाल ने होंठ भींचे, मानो वह रात की धुंधली यादों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। नहीं जहांपनाह, मुझे तो बस प्यास का जिक्र याद है, बाकी तो सुबह ही आंख खुली। बीरबल ने अपनी उंगलियों से दाढ़ी सहलाई और फिर अपनी पैनी नजरें तीसरे व्यक्ति सुरेश पर टिका दी। सुरेश अब तक चुपचाप कोने में बैठा, दोनों दोस्तों के बयानों को बड़ी ध्यान से सुन रहा था। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, पर वह खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था। सुरेश, बीरबल ने धीमी मगर दृढ़ आवाज में कहा। रमेश कहता है कि उसने विशाल को पानी के लिए गुहार लगाते सुना। विशाल कहता है कि उसे कुछ याद नहीं। तुम उस समय कहाँ थे? क्या तुम्हें रात के किसी भी पहर कोई अजीब आवाज या किसी की हलचल सुनाई दी? सुरेश ने लड़खड़ाते हुए कहा, जहांपनाह, मैं तो शराब के नशे में चूर था। मुझे जरा भी होश नहीं था कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मेरी तो सुबह ही नींद खुली, और जब खुली तो सब खत्म हो चुका था। मुझे नहीं पता कि रमेश सच कह रहा है या विशाल, पर मैंने पूरी रात करवट तक नहीं ली। बीरबल ने क्षण भर सोचा। तीनों के पास झूठ बोलने का एक मजबूत बहाना था, शराब का नशा। लेकिन झूठ की परतें कहीं न कहीं पतली थीं। बीरबल ने गहरी सांस ली और अपनी नजरें सुरेश से हटाकर दरबार के फर्श पर टिका दी। नशा, उन्होंने धीरे से दोहराया। नशा झूठ का सबसे आसान पर्दा है।
यदि तुम इतने गहरे नशे में थे कि करवट तक नहीं ली, तो यह बताओ सुरेश, जब तुम सो रहे थे तब हवा किस दिशा से आ रही थी? तुम्हारे कमरे की खिड़की खुली थी या बंद? और क्या तुमने शराब पीने से पहले अपनी चारपाई के नीचे कुछ छिपाया था? यह सवाल अप्रत्याशित था। सुरेश का चेहरा फौरन पीला पड़ गया। यह सामान्य जांच नहीं थी, यह एक मनोवैज्ञानिक जाल था। उसने हकलाते हुए कहा, हवा। जहां पनाह मुझे याद नहीं, पर शायद बंद थी। और मैंने कुछ भी नहीं छिपाया था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक उठीं। बीरबल ने अपनी भौहें उठाईं। शायद। और तुम्हें यह कैसे पता कि तुम करवट नहीं ले रहे थे जब तुम्हें होश ही नहीं था? तुम तीनों ने मुझे जो कहानी सुनाई है उसमें कई छेद हैं जो शराब के बहाने से ढके नहीं जा सकते। उन्होंने अकबर की ओर देखा। जहां पनाह, अब मुझे इन तीनों को एक बार फिर से अलग अलग इनके सोने की जगहों पर ले जाकर भौतिक साक्ष्यों के आधार पर जांच करनी होगी। शराब का असर केवल दिमाग पर होता है, जमीन पर नहीं। अकबर ने सिर हिलाया। जैसी तुम्हारी इच्छा बीरबल। न्याय की डोर अब तुम्हारे हाथ में है। बीरबल ने फिर तीनों शराबियों की ओर देखा। उनकी आंखें अब केवल संदेह नहीं बल्कि गहरी और भेदक थीं। रमेश, विशाल और सुरेश, तुम तीनों को अब मेरे साथ चलना होगा। हम उस रात को फिर से जिएंगे। बीरबल ने तीनों को अपने पीछे चलने का निर्देश दिया। दरबार से बाहर निकलते ही संध्या की उदास शांति गलियों पर छा गई। ये गलियां वे थीं जहां मेहनत की थकान और शराब का नशा दोनों ही मिलकर तीनों की रातें गुजारते थे। बीरबल ने उन्हें एक संकरी और अंधेरी गली के मुहाने पर रोका। हम बारी बारी से जाएंगे, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। सबसे पहले उन्होंने टूटी हुई पुरानी दीवार की ओर इशारा किया जहां रमेश सोया था। विशाल और सुरेश, तुम दोनों यहीं खड़े रहो। अगर तुम में से कोई भी एक कदम आगे बढ़ाएगा तो मैं उसे तुरंत अपराधी मान लूंगा। बीरबल ने रमेश को अपने साथ लिया और दीवार की ओर कदम बढ़ाए। उस जगह की हवा में अब भी बासी शराब की हल्की गंध थी। रमेश, मुझे बिना किसी फेरबदल के बताओ, उस रात तुमने अपना सिर किस ओर रखा था और जब तुम उठे तो तुम्हारी चप्पलें कहाँ थीं? रमेश की सांस अटक गई। वह अब जमीन को घूर रहा था, दीवारों को नहीं। बीरबल की निगाहें उसके चेहरे पर नहीं बल्कि धूल और पत्थरों पर टिकी थीं। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जिसे आंखें झूठ न बोल सकें। माफ करना हुजूर, मुझे ठीक से याद नहीं है, रमेश ने फुसफुसाया। तुम्हें याद करना पड़ेगा रमेश, बीरबल ने जोर दिया, क्योंकि तुम्हारा न्याय इसी मिट्टी में छिपा है। बीरबल ने शांत लेकिन तीखी आवाज में कहा, याद करना होगा रमेश। मैं तुम्हें दूसरा मौका देता हूं। उस रात जब तुम सोए थे, क्या तुमने अपनी चप्पलें ऐसी जगह रखी थीं जहां से तुम तुरंत बाहर निकल सको या ऐसी जगह जहां से उठने पर तुम्हें थोड़ा घूमना पड़े? रमेश का माथा पसीने से भीग गया। उसने सोचा कि यह प्रश्न उसकी याददाश्त का परीक्षण नहीं बल्कि उसके चरित्र का परीक्षण है। वह चोर नहीं तो उसे तुरंत निकलने की चिंता क्यों होती? हुजूर, मैं इतनी जल्दी में नहीं था, रमेश ने सफाई देने की कोशिश की। यह जल्दी का सवाल नहीं है, यह आदत का सवाल है, बीरबल ने टोका। जब इंसान नशे में होता है तो वह सबसे सहज मार्ग चुनता है। बताओ, उस रात तुम कहाँ सोए थे, दरवाजे की तरफ सिर करके या दीवार की तरफ? रमेश ने अनिच्छा से स्वीकार किया, हमेशा की तरह मैंने दरवाजे की तरफ ही सिर रखा था। बीरबल ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, बहुत अच्छे। अब बताओ, उस रात तुमने अपनी चप्पलें अपने सिर के पास रखी थीं जहां से तुम तुरंत बाहर निकल सको, या पैर की तरफ? बीरबल की आंखों में चमक थी। वह जानता था कि इस छोटे से विवरण में ही चोरी का राज छिपा है।
रमेश का माथा ठनका। बीरबल का सवाल सीधा पर निशाना अचूक था। अगर वह कहता कि चप्पलें पैरों की तरफ थीं, तो वह तुरंत पकड़ा जाता, क्योंकि चोर की योजना हमेशा भागने की होती है। उसने गहरी सांस ली। चप्पलें? हाँ, चप्पलें सिर की तरफ ही थीं। यह मेरी सालों पुरानी आदत है। मैं कभी कभी रात में बेचैनी होने पर उठ जाता हूँ, इसलिए सुविधा के लिए उन्हें वहीं रखता हूँ। सुविधा? बीरबल ने धीमी आवाज में दोहराया। तुम्हारी यह आदत यह बताती है कि तुम त्वरित गति से बाहर निकलने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, रमेश। अब यह बताओ, तुम्हारे दो साथी सुरेश और दिनेश, उन्होंने अपनी चप्पलें कहाँ रखी थीं? तुम्हें याद होगा, क्योंकि चोर हमेशा अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देता है। रमेश इस नए मोड़ के लिए तैयार नहीं था। वह जानता था कि दिनेश और सुरेश, जो गहरे नशे में थे और चोरी के इरादे से नहीं सोए थे, उन्होंने अपनी चप्पलें शायद पैरों की तरफ ही फेंकी होंगी। बीरबल ने तुरंत दरबारी सिपाहियों को संकेत दिया, जाओ, जाकर सुरेश और दिनेश की चप्पलों की स्थिति की पुष्टि करो, ठीक उसी जगह से जहां वे सोए थे। दरबार में एक असहज चुप्पी छा गई। सभी उपस्थित लोग बीरबल के इस अजीबोगरीब चप्पल परीक्षण के परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रमेश का रंग उड़ चुका था। उसे अब यह महसूस होने लगा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, जब उसने सोचा था कि वह बीरबल को चकमा दे सकता है। कुछ ही क्षणों में दरबारी सिपाही वापस लौटे और बीरबल के सामने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। मुखिया सिपाही ने फुसफुसाते हुए रिपोर्ट दी, हुजूर, जैसा आपने कहा था, हमने पाया कि सुरेश और दिनेश दोनों की चप्पलें बेतरतीब ढंग से और अंदर की ओर मुड़ी हुई थीं, मानो वे नशे में चूर होकर बिस्तर पर गिर पड़े हों। बीरबल ने अपनी भौहें उठाईं और सीधे रमेश की ओर देखा, जो अब बुरी तरह कांप रहा था। और रमेश की? हुजूर, रमेश की चप्पलें पैरों की तरफ नहीं, बल्कि बिल्कुल सीधी और बाहर निकलने के रास्ते की ओर मुख किए हुए रखी थीं, सिपाही ने घोषणा की। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति रात को चोरी करने के इरादे से सोता है, ताकि भागने के समय एक पल की भी देरी न हो। बीरबल के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। साक्ष्य अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुका था। बीरबल ने भरी सभा पर एक नजर डाली। उनके चेहरे पर अब कोई संदेह नहीं था, केवल तीक्ष्ण बुद्धि की चमक थी। यह फासला अब सूर्य के प्रकाश जितना स्पष्ट है, उन्होंने घोषणा की। सुरेश और नरेश, इन दोनों की चप्पलें बताती हैं कि वे वास्तव में नशे में चूर थे। नशे में व्यक्ति अपनी सुरक्षा या अगले पल की चिंता नहीं करता, वह बेसुध होकर सोता है, और उसकी चप्पलें जहां भी गिरें, वहीं पड़ी रहती हैं। बीरबल की आवाज दृढ़ थी। लेकिन रमेश, बीरबल ने अचानक आवाज ऊंची की और सीधे रमेश की ओर इशारा किया, जो अब पसीने में नहा चुका था। रमेश की चप्पलें सोने की मुद्रा में नहीं, बल्कि भागने की योजना की गवाही दे रही हैं। एक सच्चा चोर कभी पूरी तरह निश्चिंत होकर नहीं सोता। वह हमेशा त्वरित पलायन के लिए तैयार रहता है। बीरबल ने अंतिम फैसला सुनाया। रमेश ने ही चोरी को अंजाम दिया है। उसने ही जानबूझकर नशे का नाटक किया, ताकि दोष इन दोनों पर मढ़ सके। इसे तुरंत बंदी बना लिया जाए और लूटा हुआ शाही हार बरामद किया जाए। दरबार में एक गहरे सन्नाटे के बाद शोर मच गया। अकबर ने प्रशंसा से बीरबल की ओर देखा। रमेश का सफेद पड़ चुका चेहरा और आंखें मानो बाहर निकल आई थीं। उसने एक क्षण के लिए दरबार से भागने का प्रयास किया, लेकिन शाही अंगरक्षकों ने बिजली की तेजी से उसे घेर लिया और जमीन पर पटक दिया। रमेश का सारा नशा पल भर में उतर चुका था। डर और अपमान से कांपते हुए उसने स्वीकार किया, हाँ, मैंने ही किया था। मैं लालच में अंधा हो गया था, हुजूर। बीरबल ने विजी मुस्कान के साथ अकबर की ओर देखा।
जहां पनाह शराब ने इन दोनों शरीफों का भेद खोल दिया और चप्पल ने इस चोर का। रमेश ने बताया कि उसने शाही हार को जंगल के पास एक पुराने सूखे कुएं की दरार में छिपाया है। मिनटों के भीतर शाही खजाना वापस दरबार में था। उसकी चमक पूरी महफिल को रोशन कर रही थी। बाकी दोनों शराबी, जो अब तक डर के मारे खंभों से चिपके हुए थे, राहत की सांस लेकर बीरबल को धन्यवाद देने लगे। महाराज अकबर ने अपने सिंहासन से उठकर बीरबल को गले लगा लिया। उनके चेहरे पर अपार गर्व और संतोष की झलक थी। बीरबल, उन्होंने प्रसन्नता से कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई सानी नहीं। तुमने एक ऐसी पहेली को सुलझाया जिसने पूरे दरबार को उलझाए रखा था। एक पल के लिए तो मैं भी सोच में पड़ गया था कि क्या तुम्हारा यह अनोखा तरीका काम करेगा या नहीं। यह आपकी समझ और न्यायप्रियता का कमाल है, जहां पनाह, जिसने मुझे यह आजमाइश करने की अनुमति दी, बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया। चोर रमेश को तत्काल काल कोठरी में डालने का आदेश दिया गया, जहां उसे अपने जघन्य अपराध के लिए उचित दंड भुगतना था। वहीं किशन और मोहन अब पूरी तरह होश में आ चुके थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर बीरबल का आभार व्यक्त किया और शाही खजाने को छूकर कसम खाई कि आज से वे शराब को छुएंगे तक नहीं। इस घटना ने उन्हें यह स्पष्ट सिखा दिया था कि झूठे आरोप और लालच का परिणाम कितना बुरा हो सकता है। दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। जहां पनाह अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने सिंहासन से उठकर बीरबल को गले लगाया। बीरबल, तुमने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई सानी नहीं है। तुमने केवल चोर को ही नहीं पकड़ा, बल्कि दो भटक चुके लोगों को सही राह भी दिखाई। तुम्हारा यह फैसला सिर्फ न्याय नहीं, बल्कि समाज सुधार का भी एक अद्भुत उदाहरण है, बादशाह ने गंभीर स्वर में कहा। उन्होंने तुरंत अपने वजीर को आदेश दिया कि बीरबल को नवरत्न की उपाधि के साथ साथ 1000 स्वर्ण मोहरों का पुरस्कार दिया जाए, ताकि भविष्य में लोग उनकी न्यायप्रियता का अनुसरण कर सकें। बीरबल ने झुककर आदरपूर्वक धन्यवाद किया। किशन और मोहन, जो अभी भी घुटनों के बल बैठे थे, उन्हें शाही सम्मान के साथ आजाद कर दिया गया और शाही खजाने से ही उनके परिवार के लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था की गई। दरबार की कार्यवाही समाप्त हुई, लेकिन 3 शराबी और न्याय का यह अनोखा किस्सा उस दिन आगरा के हर नुक्कड़ पर गूंजने लगा। लोग चकित थे कि कैसे शराब के नशे में शुरू हुई एक साधारण चोरी ने बीरबल को इतना गहरा सामाजिक संदेश देने का अवसर प्रदान कर दिया। हालांकि यह न्याय केवल 3 व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहा। यह कहानी तो अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि बीरबल के सामने अभी और भी कई जटिल और रहस्यमय पहेलियां आनी बाकी थीं, जिनमें लालच, नशा और मानवीय स्वभाव की परीक्षा ली जानी थी। तीनों शराबी, जिनका नाम क्रमशः माधव, किंदू और रोहन था, कारागार से तो छूट गए थे, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता भरी सजा ने उनकी नींद उड़ा दी थी। खासकर माधव, जो नशे में भी थोड़ा ज्यादा चतुर था, वह इस न्याय को अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। वह जानता था कि चोरी के माल, कुछ सोने के सिक्के का एक हिस्सा अभी भी कहीं छिपा हुआ है। उसे यह भी विश्वास था कि लालच की आग न केवल उसे, बल्कि उसके साथियों को भी फिर से दरबार तक घसीट लाएगी। बीरबल ने वास्तव में यही खेल रचा था, विश्वास और लालच के बीच का द्वंद्व। अगले ही दिन आगरा के मुख्य बाजार में, जहां हर तरफ चहल पहल थी, माधव ने किंदू को एकांत में बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। वह फुसफुसाहट महज एक सामान्य बात नहीं थी, वह आगामी षड्यंत्र का पहला बीज था, जो सोने की चमक और नशे की धुंध में पनपने वाला था। बीरबल तक यह खबर पहुंचने में देर नहीं लगी। शाही जासूसों की आंखें 24 घंटे उन तीनों पर टिकी हुई थीं, क्योंकि बीरबल जानते थे कि जब तक धन का मोह बना रहेगा, यह नाटक दोहराया जाता रहेगा। उन्हें बस सही समय पर पर्दा उठाना था।
माधव और किंदू ने जिस जटिल योजना पर मुहर लगाई थी वह जल्द ही तीसरे साथी नंदू तक पहुंच गई। नंदू स्वभाव से अधिक अस्थिर था, लेकिन सोने के लालच ने उसे पूरी तरह शांत कर दिया था। उनका षड्यंत्र अब महज एक विवाद तक सीमित नहीं था, बल्कि वह दरबार को भ्रमित करने का एक विस्तृत नाटक था। अगली शाम जब शहर गहरी नींद में था, तीनों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने जानबूझकर कुछ ऐसे संकेत छोड़े जो यह दर्शाते थे कि वे शहर छोड़कर कहीं दूर भागने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उनका असली ठिकाना शहर के भीतर ही एक पुराना तहखाना था। शाही जासूसों ने तुरंत बीरबल को सूचित किया कि तीनों शराबी भागने का प्रयास कर रहे हैं। बीरबल मुस्कुराए। भागना नहीं, कालिया। यह केवल जगह बदलना है। उन्हें यकीन है कि वे मुझे फंसा सकते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि शतरंज की अगली चाल मैं पहले ही चल चुका हूं। बीरबल ने निर्देश दिया कि उन्हें भागने दिया जाए, लेकिन उनके हर कदम की निगरानी इस तरह की जाए कि उन्हें पकड़े जाने का कोई भय न हो। बीरबल जानते थे कि असली खेल तो अब शुरू होना था, जब वे खुद को निर्दोष साबित करने की आखिरी कोशिश करेंगे। तीनों शराबी, जो अपनी सीमित बुद्धिमत्ता के कारण खुद को सफल समझ रहे थे, आधी रात के सुनसान रास्तों पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तहखाने की सुरंग से निकलने के बाद वे तुरंत शहर की घनी गलियों की ओर मुड़े। उनका पहला लक्ष्य था अकबर के महल से दूर कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढना। पहले शराबी गफूर ने फुसफुसाकर कहा, बीरबल ने हमें भागने का मौका दिया, यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब हम बच गए। दूसरा कबीर चिंतित था, लेकिन हार कहाँ है? हमें उसे हमेशा के लिए दफनाना होगा। वे इस बात से अनजान थे कि उनकी हर गतिविधि बीरबल के जासूसों की तीखी नजरों में थी। महल के गुप्त निगरानी कक्ष में बीरबल ने मेज पर रखे शहर के मानचित्र पर उंगली रखी। वे जानते थे कि अपराधी हमेशा अपराध के शुरुआती बिंदु के पास ही वापस लौटते हैं, वह स्थान जहां उन्होंने योजना बनाई थी या जहां उन्हें सबसे अधिक सुरक्षित महसूस हुआ था। वे शहर की उत्तर दिशा में जाएंगे। बीरबल ने अपने मुख्य जासूस से कहा, वहां पुराना टूटा हुआ मंदिर है। उन्हें लगता है कि वे बीरबल को मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे मेरे बिछाए जाल में कूद रहे हैं। बीरबल की आंखों में एक गहरी आत्मविश्वास भरी चमक थी। मुख्य जासूस जगत सिंह ने तुरंत सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। उनकी आंखें बीरबल के आत्मविश्वास को देखकर चमक उठीं। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद 5 सैनिकों को बुलाया, जो वेश बदलने और बिना आहट के चलने में माहिर थे। उन्हें आदेश दिया गया कि वे सादी वेशभूषा धारण करें और रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए तुरंत उत्तर दिशा की ओर रवाना हों। बीरबल ने अपनी आवाज और धीमी कर दी, जगत सिंह, उन्हें सीधे पकड़ना नहीं है। तुम्हारी रणनीति केवल अवलोकन की होनी चाहिए। वे डर में हैं, इसलिए वे मूर्खता करेंगे। हमें यह जानना है कि वे मंदिर में किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने चुराए हुए हीरे और सोने को कहाँ छुपाया है। याद रखना, असली बल तेजी में नहीं, धैर्य में होता है। कुछ ही पलों में 6 छायाएं महल की दीवारों से चुपचाप उत्तरी मार्ग की ओर सरक गईं। शहर अब सो चुका था और केवल हवा की सरसराहट और दूर के उल्लुओं की आवाज ही बीरबल के इस गुप्त अभियान की साक्षी थी। जाल बिछ चुका था। बीरबल जानते थे कि अब बस प्रतीक्षा करनी है। उत्तरी मार्ग पर सन्नाटा इतना गहरा था कि बीरबल को अपने ही श्वास की आवाज सुनाई दे रही थी। उनके 6 जासूस, जो छाया कहलाते थे, अब प्राचीन शिव मंदिर के खंडहरों की ओर जाने वाली धूल भरी पगडंडी के दोनों ओर स्थिति ले चुके थे। रात का चौथा पहर शुरू हो चुका था जब सन्नाटे को तोड़ते हुए दूर से एक लड़खड़ाहट और धीमी गुनगुनाहट की आवाज आई। बीरबल ने तुरंत अपनी आंखें संकरी कर लीं। आवाज एक नहीं
बल्कि 3 अलग अलग लोगों की लग रही थी और वे पूरी तरह होश में नहीं थे। यह वही मूर्खता थी जिसकी उन्हें अपेक्षा थी। चोर शायद नशे में थे या अत्यधिक आत्मविश्वास में। जैसे ही वे तीनों व्यक्ति मंदिर के पहले खंभे के पास पहुंचे, चांद की रोशनी ने उनका पर्दाफाश कर दिया। उनके कंधों पर भारी बोझ था और वे जोर जोर से आपस में झगड़ रहे थे। वे केवल चोर नहीं थे, वे वाकई 3 शराबी थे और उनके बीच का विवाद इस बात का स्पष्ट संकेत था कि उनका साझा विश्वास टूट चुका है। बीरबल के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। अब खेल शुरू होने वाला था। तीनों शराबी चोरों के बीच विवाद अब गाली गलौज में बदल चुका था। पहले ने अपने कंधे पर रखे सोने के कलश को कसकर पकड़ा और चिल्लाया, बस अब और नहीं। यह सबसे बड़ी चीज है और इसका सबसे बड़ा हिस्सा मुझे मिलेगा। मेरे बिना तुम दोनों कभी महल के अंदर नहीं जा पाते। दूसरे ने लड़खड़ाते हुए जमीन पर पड़े मखमल के थैले को लात मारी। रास्ता तुमने दिखाया, लेकिन पहरेदारों को मैंने बहकाया। इसलिए असली फैसला मैं करूंगा। तीसरा, जो सबसे कम नशे में लग रहा था, एक कदम पीछे हटा। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें डर की बजाय घृणा थी। तुम दोनों झूठे हो। दोस्ती के नाम पर तुमने मुझे सिर्फ धोखा दिया है। मैं इस फैसले को नहीं मानता, उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा। जैसे ही तीसरे चोर ने अपनी बात खत्म की, बीरबल ने संकेत दिया। खंभों के पीछे छिपे हुए शाही सिपाही अचानक अंधेरे से निकले। रुको, एक दमदार आवाज गूंजी। तीनों शराबी अपनी चोरी के माल सहित मौके पर ही पकड़े गए। उनके चेहरे पर नशे की जगह अब भय और हताशा थी। बीरबल शांत भाव से उनके सामने खड़े हो गए। यह फैसला तो हो चुका था, लेकिन असली फैसला तो अब होना बाकी था कि इन 3 चोरों के बीच के विश्वासघात का न्याय कैसे किया जाए। बीरबल ने गहरी और स्थिर दृष्टि से तीनों बंदी बनाए गए चोरों को देखा। अब उनके चेहरे पर नशे का रंग नहीं था, केवल अपराध बोध और दंड का डर छाया हुआ था। तुम तीनों, बीरबल ने अपनी भारी आवाज में कहा, जिसमें अब कोई हास्य या खेल नहीं था, केवल न्याय का कठोर संकल्प था। यह विश्वासघात का खेल अब समाप्त होता है। तुम लोग झगड़ रहे थे कि किसने दूसरे को ज्यादा धोखा दिया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि असली धोखा तुमने किसे दिया है? तीनों चुप रहे। पहले शराबी ने हिम्मत करके कांपते हुए कहा, मंत्री जी, हम बस गलतफहमी के शिकार थे। बीरबल ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, गलतफहमी? तुम तीनों ने मिलकर एक रात को लूट की, एक दूसरे पर विश्वास किया कि लूट का माल बराबर बटेगा, और फिर मौका मिलते ही एक दूसरे को धोखा देने की योजना बनाने लगे। तुम सभी गलतफहमी नहीं, बल्कि लालच के शिकार हो। उन्होंने एक सिपाही को इशारा किया। सिपाही आगे बढ़ा और चोरी के उस बहुमूल्य सोने के आभूषणों से भरे संदूक को बीरबल के सामने रख दिया। अब इस माल का असली फैसला होगा। सच बताओ, इस चोरी की पूरी योजना का सूत्रधार कौन था? और यह धन तुम तीनों ने कहां से चुराया? बीरबल ने प्रश्न किया, जिसकी गंभीरता ने तीनों चोरों को अंदर तक हिला दिया। अब मामला सिर्फ हिस्सेदारी का नहीं, बल्कि सीधे शाही अदालत में मुकदमे का था। तीनों चोरों के चेहरों पर अब लालच की जगह मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। रामू, जो अभी तक सबसे ज्यादा हिस्सेदारी की मांग कर रहा था, हकलाते हुए बोला, हुजूर, यह धन, यह हमने कहीं से चुराया नहीं। यह तो हमें रास्ते में मिला था। हम तो सिर्फ इसे ठिकाने लगाने की सोच रहे थे। दूसरा चोर, श्यामू, अपने बचाव में आगे आया और बेतहाशा कसम खाने लगा, हाँ, हम शरीफ मुसाफिर हैं। हम तो बस इस रहस्यमय संदूक को देखकर उत्सुक हो गए थे। बीरबल ने अपनी भौहें चढ़ाई। उनकी पैनी नजरें संदूक और चोरों के बीच घूमती रहीं।
रास्ते में मिला, बीरबल ने ठंडी आवाज में दोहराया। तो फिर मुझे यह बताओ, इस संदूक पर खुदी हुई शाही मानसिंह की विशेष मुहर क्यों है? यह मुहर तो केवल राजा मानसिंह के निजी शस्त्रागार से चुराए गए दुर्लभ आभूषणों पर ही अंकित होती है। सच उगलने का यही अंतिम अवसर है। बीरबल का यह दाव सीधा उनके झूठ पर पड़ा। तीनों की सांसें गले में अटक गईं। अब वे समझ गए कि बीरबल से बच निकलना नामुमकिन है। उनके झूठ का जाल तार तार हो चुका था। तीनों चोरों के चेहरे सफेद पड़ गए। उनकी शराब का नशा बीरबल की बुद्धिमत्ता के सामने पल भर में काफूर हो गया। पहला चोर, जो सबसे अधिक धूर्त दिख रहा था, कांपते हुए घुटनों के बल बैठ गया। माफ कीजिए जहांपनाह, हम झूठ बोल रहे थे, उसने अपनी पगड़ी उतारते हुए कहा। हाँ, यह संदूक हमने ही चुराया था, रात के अंधेरे में मानसिंह जी के शस्त्रागार से। हम चोर हैं और हम अपने किए का इकरार करते हैं। दूसरे चोर ने भी हाँ में सिर हिलाया। लेकिन महाराज, हमारी असली समस्या चोरी नहीं है, उसने जोड़ा। समस्या यह है कि संदूक खोलते वक्त उसमें से निकले मोतियों और रत्नों के बंटवारे पर हम तीनों की राय नहीं मिल रही। कौन हकदार है और सबसे पहले किसने देखा? हमारा झगड़ा इस बात पर है कि किसने संदूक को खोलने में अधिक साहस दिखाया। बीरबल ने शांत मुद्रा में उन्हें देखा। तो अब तुम अपने झगड़े का वास्तविक कारण मेरे सामने रखोगे, उन्होंने कहा। और अब ध्यान रहे, यदि एक भी शब्द झूठ हुआ तो शाही मुहर का अपमान करने के लिए सजा दोगुनी होगी। यह सुनकर तीनों अब अपनी पूरी कहानी बताने को तैयार हो गए। पहला शराबी, जिसका नाम रामू था, कांपते हाथों को जोड़कर बीरबल के सामने झुका। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, मानो अभी भी शराब का असर बाकी हो या शायद शाही न्याय का डर। माई बाप, उसने फुसफुसाते हुए कहा, कल रात जब हम तीनों शहर की बाहरी दीवार के पास बैठे थे तो हमने एक जमीन के नीचे दबी हुई पुरानी पेटी देखी। पेटी बहुत भारी थी और उस पर जंग लगा हुआ था। यह देखकर मेरे साथी श्यामू और गोपाल का कलेजा सूख गया। उन्हें लगा कि यह किसी भूतिया खजाने का संदूक है और इसे छूना भी अशुभ होगा। मगर मैंने हिम्मत जुटाई और एक फावड़ा लेकर जमीन। बीरबल की बुद्धिमानी ने न केवल चोर को पकड़ा, बल्कि दरबार को एक ऐसा सबक दिया जो सदियों तक याद रखा जाना था। लेकिन कहानी का असली और लाजवाब अंत अभी बाकी था। जब चोर रमेश को ले जाया जा रहा था, तभी बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने अपराधी को तो पकड़ लिया, लेकिन इन दोनों निर्दोष शराबियों का क्या? इन्होंने भी तो नशे में धुत होकर दरबार की मर्यादा भंग की और न्याय का कीमती समय नष्ट किया। क्या इन्हें बिना दंड के छोड़ देना उचित होगा? बीरबल के चेहरे पर एक रहस्यमयी चमक आई। उन्होंने झुककर कहा, जहांपनाह, इनका दंड इनके अपराध से भी अनोखा होना चाहिए। इन्हें कारावास नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी दी जाए। बादशाह उत्सुक हुए, कैसी जिम्मेदारी? बीरबल ने किशन और मोहन की ओर मुड़कर कहा, तुम दोनों ने कहा था कि तुम अब कभी शराब नहीं छूओगे। तो सुनो, अगले 1 महीने तक तुम दोनों को आगरा के सबसे बड़े चौराहे पर बैठकर हर शाम आने जाने वालों को यह कहानी सुनानी होगी कि कैसे तुम्हारी एक रात की मदहोशी ने तुम्हें फांसी के फंदे के करीब पहुंचा दिया था। तुम दोनों नशे के विरुद्ध शाही संदेशवाहक बनोगे। किशन और मोहन ने कृतज्ञता से सिर झुकाया। लेकिन तभी बीरबल ने उस मिट्टी के कलश को उठाया जिसके पीछे सारा विवाद शुरू हुआ था। उन्होंने उसे उल्टा किया तो उसमें से एक छोटी सी मुड़ी हुई पर्ची निकली।